Okay, now we'll go to the other book, Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy, and we are reading the chapter on relationships. और हमने कल भी divorce के बारे में पढ़ा था, हम continue कर रहे हैं. Divorce begins in the mind. Yeah, so Mohit ji will be reading for us. Divorce begins in the mind. Divorce begins in the mind. Divorce takes place first in the mind. The legal proceedings follow after. These two young people were full of resentment, fear, suspicion, and anger. These attitudes weaken, exhaust, and debilitate the whole being. They learned that hate divides and that love unites. They began to realize what they had been doing with their minds. Neither one of them knew the law of mental action, nor they were misusing their minds and bringing on chaos and misery. These two people went back together at my suggestion and experimented with prayer therapy. They began to radiate love, peace, and good will to each other. Each one practiced radiating harmony, health, peace, and love to the other, and they alternated in the reading of the Psalms every night. Their marriage is growing more beautiful every day. सो ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं कि कभी भी अगर कोई कपल है, पार्टनर्स है, अगर उनमें कुछ लड़ाई होती है किसी भी तरह की, तो एक्चुअली ये सारी चीजें दिमाग में ही शुरू होती हैं. 1 सेकेंड, जस्ट आई थिंक सॉरी 1 सेकेंड. या सो ये कोई भी चीज, अगर अगर सपोज आपको कुछ खाना भी बनाना होता है, आपको एग करी बनानी है, अब एग करी भी पहले माइंड में उसकी रेसिपी होगी ना, तभी तो एक्शन होगा. तभी आप पहले पैन में ऑयल डालोगे, फिर उसके बाद यू पुट सम अनियन पेस्ट और सम ग्रेटेड अनियन. पूरा जो उसकी रेसिपी है वो दिमाग में ही आती है. इसीलिए अगर हमारी जिंदगी में कोई भी चीज हो रही होती है, वो डेफिनेटली उसके पहले हमारे ही थॉट में होती है, तभी वो एक्चुअलाइज होती है. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो कपल थे, है ना, तो उनको ये बहुत अच्छा पता था कि उनके दिमाग में ही ऐसा 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 कुछ चल रहा है. दैट इसमें जैसे लिखा हुआ है ना, दैट हेट डिवाइड्स एंड लव यूनाइट्स. तो इन दोनों कपल ने जाके प्रेयर थेरेपी यूज की. प्रेयर थेरेपी इज दैट वो लव, पीस एंड गुडविल एक दूसरे के लिए प्रे करने लगे. हस्बैंड वाइफ के लिए करने लगा, वाइफ हस्बैंड के लिए करने लगा. दैट रेडिएटिंग लव, पीस एंड गुडविल टू ईच अदर. और वो बहुत हार्मनी, हेल्थ, पीस एंड लव की ही बातें करते थे. और वो साम्स मतलब बाइबल का जो एक कोट होता है वो रोज पढ़ते थे, और उनकी शादी, उनका रिश्ता बहुत सुंदर हो गया. तो उनके दिमाग में पहले क्या था कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, इसको तरीका नहीं है रहने का, ये मुझे बहुत दुखी करता है, मुझे इसकी आदतें पसंद नहीं है. तो उसके कारण उनके बीच में दीवार बढ़ती जा रही थी. तो उन्होंने उसका ऑपोजिट करना शुरू किया, क्योंकि जब डॉक्टर जोसेफ मर्फी उनकी लाइफ में आए तो इन्होंने ऑपोजिट, और वो प्रे करने लगे दैट आई रेडिएट, जैसे हम करते हैं ना पूरी अर्थ को लव, पीस, हैप्पीनेस, उस तरह से इन्होंने, दोनों पार्टनर ने एक दूसरे को लव, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी और गुडविल ये भेजना शुरू किया. और जितनी भी बार उनको ख्याल आता, जितनी भी बार ऐसा कोई थॉट आता पार्टनर के बारे में कि ये है वो है, वैसे लव, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी, गुडविल, आई रेडिएट दिस टू हिज लाइफ दैट वे. और ये करते, और दोनों बाइबल का एक वर्स जरूर पढ़ते थे. और इसका नतीजा ये हुआ दैट उनकी शादी और ब्यूटीफुल होती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम. दैट इज व्हाट इट इज. हाँ जी. The nagging wife. Many times, the reason the wife nags is because she gets no attention. Oftentimes, it is a craving for love and affection. Give your wife attention and show your appreciation. Praise and exalt all her many good points. There is also the nagging type of woman who wants to make the man conform to her particular pattern. This is about the quickest way in the world to get rid of a man. The wife and the husband must cease being scavengers, always looking at the petty faults or errors in each other. Let each give attention and praise for the constructive and wonderful qualities in the other.
Yeah, this is about the nagging life, nagging wife. Nagging wife का मतलब ये होता है जो पूरे टाइम करे, अरे ऐसे कर रहे हो, इसको करो, ये क्या देख के गाड़ी नहीं चलाते, ऐसे करते हो, वैसे करते हो, नॉन स्टॉप उसकी कमेंट्री चलती रहती है हर चीज के बारे में। तो उसमें ये लिखा हुआ है, अगर कोई फीमेल लगातार नैग कर रही है, पहला रीजन उसका वो होता है दैट शी इज क्रेविंग अटेंशन। कहते हैं कि रिश्ता वो अच्छा होता है जिसमें द मैन बिकम्स अ गुड लिसनर, इन द सेंस दैट जो फीमेल्स होती है ना, उनको हमेशा दे वांट टू बी हर्ड। दे वांट टू बी हर्ड। उनको चाहिए होता है कि कोई उनके दिल की बात सुने। और अगर नहीं सुनता है तो उनका वो रिश्ता अच्छा नहीं होता और वो नैग करना शुरू कर देती हैं। तो वो मतलब ये यही चीज होती है जो वो किताब है ना, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। उसमें दोनों के डिफरेंसेस बताएं कि एक ईस्ट्रोजेनिक वाइफ होती है, मेन का टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। तो इन दोनों, और ये दोनों मेंटालिटी को बहुत ज्यादा गवर्न करते हैं। तो अगर बहुत ईस्ट्रोजेनिक नेचर यही होता है कि आपके इमोशंस रन हाई, हार्ड ओवर द हेड। मेन का होता है हेड ओवर द हार्ट। मतलब उनका वो दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं, वो अपने दिल का इस्तेमाल कम करते हैं। वेर इज इन केस ऑफ फीमेल्स, उन वो बहुत ज्यादा हार्ट से डिसीजंस लेते हैं, लाइक इमोशनल होके। एंड वो हेड का थोड़ा कम यूज करते हैं। सो दैट वे, उस हिसाब से इसमें बताया है कि अगर फीमेल लगातार नैग करिए, इसका मतलब है शी वॉन्ट्स टू बी हर्ड and she's not getting that attention and love and affection, right? And men बहुत ज्यादा शो नहीं करते ना, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते। प्यार व्यार करते हैं, प्यार बहुत ज्यादा, बट वो पूरे टाइम ऐसे नहीं बोलते रहेंगे आई रियली लव यू, आई रियली आर द सेंटर ऑफ माई लाइफ। दे विल नेवर डू दैट, राइट? तो ये कहीं कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं होती है। फिर इसमें लिखा हुआ है ऐसी विमेन भी होती है जो पूरे टाइम नैग ही करती रहती हैं अपने हस्बैंड्स को, क्योंकि कुछ उनको कुछ बदलने की कोशिश कर रही है। दे वॉन्ट समथिंग इन देयर हस्बैंड टू चेंज। कोई हैबिट, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, उसके लिए वो नैग कर रही होती है। तो डॉक्टर मर्फी बोलते हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा था वैसे, मुझे भी हंसी आ गई थी पढ़ के। कहते हैं अगर आप पति को लगातार नैग कर रहे हो बिकॉज आप उनको किसी और तरीके से काम कराना चाहते हो, इसलिए दैट इज द क्विकेस्ट वे इन द वर्ल्ड टू गेट रिड ऑफ अ मैन। सो वो कहते हैं सबसे आसान तरीका है कि आप मुक्ति पालोगे उस अपने हस्बैंड से या जो भी पार्टनर है, अगर आप नॉन स्टॉप उस पर्सन को नैग करते हो तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जो दो पार्टनर्स होते हैं उनको स्कैवेंजर्स की तरह काम करना बंद कर देना चाहिए, कि तुम ये करो तुम वो करो। दोनों एडल्ट्स हैं, दोनों के तरीके हैं, है ना? इसमें 90 अच्छे पॉइंट्स हैं, उसमें भी 90 अच्छे पॉइंट्स हैं। आप उन 10 पॉइंट को देख लो जो अच्छे हैं उसमें, राइट? और ये छोटी छोटे पेटी फॉल्ट्स उनके निकालना, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, दैट इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग। इसीलिए, और दोनों को अटेंशन और प्रेज दो फॉर वट एवर दे आर डूइंग, दैट इज व्हाट इट सेज नैगिंग वाइफ टॉपिक में। हाँ जी, एक ब्रूडिंग हस्बैंड भी है, पहले तो नैगिंग वाइफ है, तो बड़ा अच्छा बैलेंस करके रख रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। उनको पहले लगता है कि देखो, एक फीमेल के बारे में बोल दिया कि बड़ी नैगिंग होती है, पीछे पड़ जाती है किसी भी चीज को लेके, एक ही चीज को बार बार रिपीट करती रहती है, एक ही चीज को, कल भी वही बोला था, आज भी वही बोला है, कल भी वही बोलेंगी, नॉन स्टॉप रिपीट। जब गुस्सा भी आता है तो उसमें बस एक ही चीज रिपीट होती रहती है, जैसे पुराने रिकॉर्ड प्लेयर की तरह। तो वैसे अब वो ब्रूडिंग हस्बैंड के बारे में भी बोल रही है, मतलब सल्किंग हस्बैंड जो होता है, जो पूरे टाइम सल्की मुंह लटका के बैठा रहता है, हर चीज पे उसको गुस्सा आता है, दैट वे। हाँ जी। The brooding husband. A man begins to brood, grows morbid against his wife because of the things she said or did. He is psychologically speaking committing adultery. One of the meanings of adultery is adultery, giving attention to or uniting mentally with that which is negative and destructive. When a man is silent, resenting his wife, and is full of hostility towards her, he is unfaithful. He is not faithful, so his marriage vows, which are to love, cherish, and honor her all the days of his life. The man who is brooding, bitter, and resentful can swallow his sharp remarks, abate his anger, and he can go to greater lengths to be considerate, kind, and courteous. He can deftly skirt the differences through praise and mental effort. He can get out of the habit of antagonism. Then he will be able to get along better
not only with his wife, but with business associates also. Assume the harmonious state, and eventually you will find peace and harmony. सो ये नैगिंग, ये ब्रूडिंग हस्बैंड के बारे में, जो पूरे टाइम गुस्सा ही रहता है हर चीज से, उसको हर चीज ये भी बुरी लग रही है, ये भी बुरी, और कुछ बोल दिया बीवी ने तो वो मुंह लटका के बैठ गया, बात ही नहीं कर रहा है किसी से, है ना? ऐसे भी हस्बैंड्स होते हैं। तो उनके बारे में लिखा हुआ है दैट अगर वो ब्रूड कर रहे हैं मतलब सल्क कर रहे हैं, है ना, कि ये क्या ऐसे बात करना बंद कर दिया ऐसे, तो अगर इस तरह से हो रहा है, वो बोलते हैं इसका मतलब है वो आदमी एडल्ट्री कमिट कर रहा है। एडल्ट्री का मतलब होता है वाइफ चीटिंग। चीटिंग नॉर्मली एडल्ट्री को ये बोलते हैं ना, दैट आउटसाइड मैरिज वो किसी और के साथ अफेयर कर रहा है, उसको एडल्ट्री बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली वो बता रहे हैं एडल्ट्री का मतलब होता है आइडोलेट्री, विच मीन्स गिविंग अटेंशन टू समथिंग विच इज नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव। एक्चुअली उसका ये मतलब होता है। हम अडल्ट्री को इस तरह से बोलते हैं, समथिंग दैट अपनी रिलेशनशिप को छोड़ के वो दो फीमेल्स के साथ में लाइक दोनों के साथ में रहता है इकट्ठे। लेकिन एक्चुअली इसमें मतलब बताया हुआ आइडोलेट्री का दैट जो भी चीज डिस्ट्रक्टिव या नेगेटिव होती है, तो उन्होंने बोला है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कि ऐसे जो मेन होते हैं जो पूरे टाइम सल्क करते हैं, ब्रूड करते हैं, मुंह लटका के घूमते रहते हैं, वो अडल्ट्री कर रहे हैं। अडल्ट्री करने के बराबर होता है, बिकॉज उस वो इसका मतलब है वो अनफेथफुल है अपने पार्टनर के साथ में मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्होंने वर्ड बताया है। और वो बोल रहे हैं किसके लिए फेथफुल नहीं है, अपनी शादी के जो मैरिज वाउज लेते हैं ना, दैट आई विल एक्सेप्ट ईच पर्सन पार्टनर एज ही और शी इज। एक मैरिज वाव ये भी होती है ना, तो शादी में जो हमने कस्में खाई थी, जो अग्नि के फेरे लेके इंडिया में, या चर्च वेडिंग में भी बहुत सारे कमांडमेंट्स होते हैं, तो वो कमांडमेंट्स को करके ही शादी की जाती है ना। तो वो बोल रहे हैं कि अगर वो मुंह लटका के बैठा रहता है, इसका मतलब है कि उसने अपने जो अग्नि के साथ फेरे लेके जो प्रोमिसेस की थी वो उसने नहीं निभाई। तो इसलिए बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि उसने अडल्ट्री की हुई है, वो अनफेथफुल रहा है अपनी मैरिज वाउस को लेके, जो शादी की उसने कस्में खाई थी, विच आर टू लव चेरिश एंड ऑनर हर इन ऑल द डेज ऑफ हिज लाइफ, है ना? लव चेरिश एंड ऑनर हर इन ऑल द डेज ऑफ लाइफ, रोज लगातार। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो इस तरह का जो आदमी होता है, जो बिटर है, रिजेंटमेंट है, गलत शब्द बोलता है अपनी वाइफ को, बार बार गुस्सा हो जाता है, और बहुत ज्यादा इस तरह से बिहेव करता है, ये बिल्कुल भी मतलब इट शुड नॉट बी डन, उसे उसे नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने बोला है दैट वन शुड बी एबल टू रेडिएट अ लॉट ऑफ लव एंड पीस, और जब वो अपने घर में खुश होगा तो उसके सारे बिजनेस एसोसिएशंस के साथ भी उसका बहुत रिश्ता अच्छा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ तो रिश्ता बहुत अच्छा है लेकिन घर में बिजनेस एसोसिएट। एंगर एक बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर का परफ्यूम आप हर जगह लेके घूमते हो। आप बैंक में जाओगे वहां पे भी आपको गुस्सा आएगा, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो वहां पे भी आपको वेटर पे आप चिल्लाने लग जाओगे बिना बात के, है ना, ये लेट क्यों आया, ये ऐसे क्यों दे दिया। फिर आप तीसरी जगह जाओगे वहां पे भी आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि और घर पे बीवी के सामने भी वो कुछ भी करेंगी गुस्सा आएगा, क्योंकि वो गुस्से का ट्रेट कैरी कर रहे हैं अपने अंदर। इट्स नॉट कि बीवी पे गुस्सा। तो इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ है कि जब वो घर में पीस और हैप्पीनेस लेके आएंगे, अपने आप वो पीस और हैप्पीनेस का परफ्यूम लगा के हर जगह जाएंगे, और वो जहां पे भी जाएंगे, एक रेस्टोरेंट में, बैंक में, अपने बिजनेस कोलीग्स के साथ, ऑफिस में, हर जगह उनका बिहेवियर अच्छा होता जाएगा, बिकॉज उन्होंने एक एरिया में अपना बिहेवियर चेंज किया है और लव पीस हैप्पीनेस हार्मनी अपनी वाइफ के लिए रेडिएट की है। दैट इज वॉट इट मीन्स। या The great mistake. A great mistake is to discuss your marital problems or difficulties with neighbors and relatives. Suppose, for example, a wife says to the neighbor, John never gives me any money. He treats my mother abominably, drinks to excess, and is constantly abusive and insulting. Now, this wife is degrading and belittling her husband in the eyes of all the neighbors and relatives. He no longer appears as the ideal husband to them. Never discuss your marital problems with anyone except a trained counselor. Why cause numerous people to think negatively of your marriage? Moreover,
As you discuss and dwell upon these shortcomings of your husband, you are actually creating these states within yourself. Who is thinking and feeling it? You are. As you think and feel, so are you. Relatives will usually give you the wrong advice. It is usually biased and prejudiced because it is not given in an impersonal way. Any advice you receive which violates the golden rule, which is a cosmic law, is not good or sound. It is well to remember that no two human beings ever lived beneath the same roof without clashes of temperament, periods of hurts and strain. Never display the unhappy side of your marriage to your friends. Keep your quarrels to yourself. Refrain from criticism and condemnation of your partner. यस ये सारी विमेन के लिए एडवाइस है एंड ऑफ कोर्स मेन के लिए. मेन बहुत ज्यादा अपनी बीवियों की बुराई पब्लिक में जाके नहीं करते, बट विमेन का मैंने देखा है दैट बहुत ज्यादा अपनी घर की बातें कभी पड़ोसियों से कभी दोस्तों से वेंट आउट करना. मुझसे तो एडवाइस ले रहे होते हैं तब भी इतना लंबा चौड़ा, बिल्कुल ऐसे करण जौहर की मूवी जैसे होती है ना वैसे बताते हैं, और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता सुनने में. मैं बार बार बोलती हूँ कि आप ये बताओ आपको चाहिए क्या, मुझे नहीं सुनना. अगर आप ये मुझे बोल रहे हो दैट मुझे अपनी रिलेशनशिप अपने लॉज और हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी करनी है, ऑब्वियसली मैं समझ जाऊंगी कि पहले डिस्टरबेंस था. गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने, पास्ट इज पास्ट, राइट. बट ये चीज हमको बस वेंट आउट करना, अगर वेंट आउट करना है तो आप पेपर पे लिख दो और उसको फाड़ दो. अगर आपको वेंट आउट करने का मन है, आपको लग रहा है दिल बहुत भारी है और आपको किसी के साथ शेयर करना है, तो आप लिख दो. आई एम थैंक गॉड डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये वाला टॉपिक लिखा है दैट बहुत ज्यादा डिस्कस करना, बार 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 वही चीज, 6 महीने पहले भी फिर 5 महीने पहले भी वही चीज, मेरा पति ऐसा है मेरा पति वैसा है, मुझको प्यार नहीं करता, मुझे ये नहीं करता. ऑब्वियसली ऐसी बीवी से कैसे प्यार करेगा यार, वो इतनी रोंदू टाइप. सो यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव टू गेट पास्ट इट. अपनी जिंदगी का क्या मतलब, सारी हमारी खुशी वहीं से आ रही है क्या? हमारी जिंदगी खाली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है. हमारी सेल्फ वर्थ नहीं है, हमारी सेल्फ वैल्यू नहीं है कि एक एक चीज जो पति कर रहा है या जो वो लोग कर रहे हैं उससे हम पूरे टाइम अफेक्टेड रहते हैं ऐसे पपेट की तरह. तो हमारी सेल्फ वर्थ हमारी सेल्फ वैल्यू का क्या, हमें उसके लिए करना है. चाहे इंसान आपके एनवायरमेंट में कुछ भी करे, इट रियली डजंट मैटर. वो इंसान भी आपसे तभी प्यार करेगा जब आप अपने आप से प्यार करोगे. अगर आप इनकम्प्लीट हो, आपका कंप्लीशन आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं आके करता. ठीक है, और यही तो जिंदगी की जर्नी होती है. इस सोल ने आपके शरीर के रूप में पैदा पैदा मतलब योर सोल हैज टेकन दिस बॉडी, राइट, एंड इट इज लिविंग दिस लाइफ टाइम इन योर बॉडी. सो जो इनकम्प्लीट चीजें हैं, सपोज आपके पिछले जन्मों से कुछ सेल्फ वर्थ की दिक्कत आ रही है बिकॉज आपकी बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप्स नहीं हुई होंगी, तो इस जन्म में तो ये कंप्लीशन ही तो कर रहे हैं हम, है ना, माइंडसेट को चेंज करके, क्योंकि ब्रेन है हमारे पास. तो हम अपनी जिंदगी में फोकस करेंगे, हम सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे और हम सिर्फ जिस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं. अब ठीक है, आपके पति में हो सकता है कि 59% बुराइयां हो, है ना, तो 41% गुड थिंग्स भी तो होंगी. मे बी हिज ड्रेसिंग सेंस इज बेटर देन यू, मे बी ही टॉक्स बेटर देन यू, मे बी उसका इंटेलेक्ट इज बेटर देन यू, मे बी ही इज मोर क्रिएटिव, मे बी ही इज वेरी कमिटेड टू वर्क, है ना. ये अच्छी चीजें हो सकती हैं. तो आपकी मर्जी है ना, आप किस तरफ ध्यान दोगे. अगर आपको इनकम्प्लीट ही रहना है तो आप उस तरफ 59% पे ध्यान दोगे. अगर आपको कंप्लीशन अपनी जिंदगी में चाहिए तो आप अपना माइंडसेट इसी वक्त चेंज करो, आप जो बाकी का 41% है उस पर ध्यान दो, राइट, एंड विदाउट कंप्लेनिंग. ये चीज हम इतने टाइम से कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमको वेंटिंग आउट वेंटिंग आउट. आई थिंक वी शुड ऑल बिकम स्क्रिप्ट राइटर्स इन सम मूवी, है ना. इतनी डिटेल में तो उस आदमी ने भी नहीं सोचा होगा जिसकी बुराई की जा रही है कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटीज है ना. तो वो बीवी ने उसको बहुत बड़ा बड़ा बना दिया और फिर डिस्कसिंग विद एवरीबडी. आई हैव सीन माई कोलीग्स टॉकिंग टू देयर मदर्स. शादी हो गई है, आप अपनी माँ का घर छोड़ के आके आप अपने पति के घर में रहते हो, ठीक है. अब माँ को सिर्फ खुशियां देनी है कि माँ को पूरे टाइम उनके शोल्डर्स पे जा जाके रोना है कि मेरे इन लॉज ऐसे करते हैं, मेरे पति ऐसे करते हैं, मेरे इन लॉज ऐसे करते हैं. उनको मदर्स को ये भी पता होता है कि आज उनके घर में भिंडी और अरहर की दाल बनी है. I mean, there is a limit to the kind of conversation you're doing every day. और क्या conversation, because इसमें जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है
that if you're whining about your husband, this is called whining only, na, Rondu females. So if you're whining about your husband all the time, you are creating it in your life. और जो आपकी अभी तक 67% लाइफ इनकम्प्लीट थी, अब वो 90% हो जाएगी, क्योंकि रोज रोना रो रहे हो, रोज रोना रो रहे हो. हाँ, लेकिन अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो आप बता सकते हो. जब मैं भी आपसे बात करती हूँ तो मैं आपको वहीं रोक देती हूँ. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये इंटरेस्ट है कि आपकी जिंदगी सुंदर हो. आपकी अभी तक क्या जिंदगी थी, मुझ में बहुत अकल है, मुझे ये पता होता है कि ऑब्वियसली आप बोल रहे हो दैट आई वांट टू बिकम फाइनेंशियली स्टेबल, आई वांट कि मैं बिना प्राइस टैग देखे चीजें खरीद पाऊं, आई वांट दैट कंसिस्टेंट इनकम आए, आई वांट दैट फैमिली में मेरी इज्जत हो, आई वांट दैट मेरी अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो, आई वांट मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं. तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. लेकिन अगर आपको रौंदों की तरह रोना है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं होता, आप मेरा टाइम वेस्ट करते हो ऐसे कर करके. ठीक है, मुझे नहीं रोने धोने वाली बातें. सबकी जिंदगी में पास्ट होता है, सबकी जिंदगी में ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो नहीं होने चाहिए थे. तभी तो हम उनको होना करेंगे ना, उनको कंप्लीट करेंगे ना अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी प्रैक्टिसेस से. तो स्ट्रिक्टली डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से हमने करना शुरू कर दिया तो हमारी लाइफ में कभी हैप्पीनेस नहीं आएगी. एंड रिश्तेदारों से या दोस्तों से अगर आपने जाके कहा मेरा पति मुझे पैसे नहीं देता, हाँ, अगर आप एडवाइस के तौर पे किसी को बोल रहे हो कि आई वॉन्ट कि मेरा पति पैसे दे, है ना, तो समझ जाएंगे कि वो नहीं देता, तभी तो आप बोल रहे हो ऐसे. तो वो इन्होंने ये भी लिखा है, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हमेशा आपको गलत एडवाइस देंगे और सिचुएशन बैड टू वर्स होती जाएगी, है ना. ये चीज इन्होंने पहले ही लिखी है. तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस तरह से ये गोल्डन रूल एक रिश्ते का वायलेट हो रहा है. अगर आप बच्चों की भी अगर बुराई कर रहे हो उस तरीके से कि आप वाइनिंग कर रहे हो. देखो, वाइनिंग और एडवाइस लेने में फर्क होता है. वाइनिंग इसकी एक ही चीज बार 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 आप नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हो. 1 सेकेंड प्लीज. तो वो आप लगातार बोलते जा रहे हो और उसका कोई हेडवे होता नहीं है, क्योंकि उसका क्या सोल्यूशन है वाइनिंग का, है ना. और फिर जो बोला जाता है आधे टाइम तो वो भी अप्लाई नहीं करते. तो इसीलिए इन्होंने बोला है यहाँ पे कि कोई भी दो ऐसे इंसान नहीं है जो एक छत के नीचे टेम्परामेंट या छोटे छोटे स्क्वॉबल्स जो होते हैं, आर्ग्यूमेंट या इसके बिना रह सकते हैं. सबके होते हैं. हमारे पेरेंट्स के भी होते थे, हमारे भी होते हैं, हमारी बच्चों के साथ भी होते हैं. अगर आपका बेटा बेटी या 2 बच्चे हैं तो उनका भी आपस में होता है, उनका अपने कजिन से भी होता है ना. ये बहुत नॉर्मल है. सबके अलग थॉट प्रोसेस होता है. कभी कभी थॉट प्रोसेस में क्लैशेस होना नॉर्मल है. इसका मतलब नहीं है कि आपका अनहैप्पी साइड को आप बिल्कुल बहुत बढ़िया बड़ी सी स्क्रिप्ट लिख के आप लोगों के साथ बताना शुरू कर दो कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है. सो इन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, कीप योर क्वारल्स टू योर सेल्फ. अपने जो घर में झगड़े होते हैं वो अपने पास रखो, कोई जरूरत नहीं. रिफ्रेन फ्रॉम क्रिटिसिज्म, बुराई बिल्कुल नहीं करनी है. एंड कंडेमनेशन ऑफ योर पार्टनर, मतलब अपने पार्टनर को कंडेम करना किसी के सामने नहीं करना चाहिए. मेन भी जो होते हैं उनको कंडेम नहीं करना है. सो मेन को भी नहीं करना है जाके अपने माँ बाप से अपनी बीवी की बुराइयां कि वो ऐसे करती है, वो वैसे करती है, वो वैसे करती है ना. हाँ, अगर आप किसी से हेल्प सीख कर रहे हो उनको जाके आप बता सकते हो. वो भी ये बताओ कि आपको चाहिए क्या, नॉट दैट व्हाट इज एंड व्हाट वाज. सारे काउंसलर्स जो होते हैं जो आपको एडवाइस दे रहे हैं उनको पता होता है कि अगर आप ये बोल रहे हो मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस बहुत बढ़ जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरे बेटे में बहुत हार्मनी हो, तब वो बात करेंगे. तब तब आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा. ये नहीं कि ये किया फिर उसने ये भी कर दिया, फिर उसने ये भी कर दिया, फिर उसने ये भी कर दिया. दैट मीन्स आप वाइनिंग के लिए किसी के पास जा रहे हो. वाइनिंग के लिए किसके पास टाइम है ना. मतलब उसकी जिंदगी में भी तो वो जा रही है ना सारी चीजें. जिससे आप बात कर रहे हो उसकी जिंदगी में भी वो सारी चीजें जाती हैं. तो इसीलिए बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड. वाइनिंग करनी है तो मैंने आपको बताया ये भी जरूरी होता है कभी कभी वेंट करना, बट वेंट हमेशा पेपर पे करो, है ना. राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, दैट इज व्हाट इट इज. और हम इतना ही आज करेंगे. थैंक यू मोहित जी फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुल.